आज शांति शिक्षा में पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद जो आज कोर्स पूरा हो जाएगा और उसके बाद घर बैठ करके आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, पर्यावरण एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा बचा हुआ है वो पूरा करा रहे हैं। ओके, वन आज पढ़ा रहे हैं सतत विकास हेतु स्टॉकहोम सम्मेलन पर संक्षिप्त प्रकाश। स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा का पहला प्रयास था। पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैलेपन जैसे मुद्दे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बने। स्टॉकहोम सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग अनिवार्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव शामिल किए गए। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ जो पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में समन्वय तथा लागू करने का मुख्य तंत्र बना। अब बता रहे हैं पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना कब की गई और इसका क्या उद्देश्य था। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें विकास को एक नई परिभाषा दी गई। अब विकास को पर्यावरण संरक्षक बनाने की बात कही गई, इसलिए इसमें एक नए शब्द सतत विकास का नामकरण हुआ। इसका तात्पर्य है कि हम ऐसा विकास करें जो आज की पीढ़ी की आवश्यकता के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि विश्व के गरीब लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही इसमें सीमितता का विचार भी दिया गया जिसका तात्पर्य था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जाना चाहिए ताकि उनसे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। आयोग ने पर्यावरणीय तथा आर्थिक नियमों के एकीकरण पर भी जोर दिया। यह भी कहा गया कि गरीबी से भरे संसार में स्वस्थ पर्यावरण संभव नहीं है क्योंकि गरीबी के कारण लोगों को पर्यावरण विनाशी क्रियाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब हम बता रहे हैं रियो सम्मेलन में जारी किए गए दस्तावेज जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध पर टिप्पणी। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो घोषणा इस मूल विचार पर आधारित है कि व्यक्ति तथा राष्ट्र का पर्यावरण और विकास के प्रति तथा दृष्टिकोण है। व्यक्ति तथा राष्ट्र का पर्यावरण और विकास के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसमें कहा गया है कि दीर्घकालीन आर्थिक विकास तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब इसे पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ा जाए। अगर इसे प्राप्त करना है तो सभी राष्ट्रों को एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की आवश्यकता है जिसमें सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों तथा नागरिक समाज को भी शामिल होना जरूरी है। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के प्रमुख पहलुओं का वर्णन किया गया। वर्णन कीजिए। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद सतत विकास का आयोजन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एक बार फिर सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य माना गया तथा इसको लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर जोर दिया गया। इसमें आर्थिक सामाजिक विकास तथा
प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन के पक्षों को स्पष्ट किया गया। सतत विकास प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने तथा सामुदायिक सहयोग की प्राप्ति हेतु सम्मेलन में 2 मुख्य दस्तावेजों को रखा गया, जिसे सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा तथा सतत विकास पर विश्व क्रियान्वयन योजना के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग घोषणा के मुख्य पहलू निम्न हैं। इसमें रियो सम्मेलन के पर्यावरण तथा विकास पर एजेंडा 21 को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई। सतत विकास की प्राप्ति के लिए गरीबी, भूख, कुपोषण, सैनिक संघर्ष आदि बुराइयों पर काबू पाने की वचनबद्धता दर्शाई गई। सतत विकास की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम व्यक्ति की भूमिका को महत्व दिया गया। जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश। जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 3 से 14 दिसंबर 2007 को जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधियों समेत विश्व में 190 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कीनिया के पर्यावरण मंत्री किबुवाना की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में वायुमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक एवं पर्यावरणीय विनाश की आशंकाओं से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा वैश्विक तापवृद्धि से निपटने के लिए 2009 तक की समय सीमा तय की गई। बाली सम्मेलन के मुख्य पहलू। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की समस्या के विकराल होने को स्वीकारा गया तथा सभी पक्षों द्वारा इसके निदान हेतु एक रोड मैप पर सहमति जताई गई। इस रोड मैप के आधार पर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु एक नया समझौता तैयार किया गया, जो वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू किया गया। इस नई संधि में वर्ष 2013 से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए सभी देशों को शामिल किया गया। विकासशील देशों द्वारा ऊर्जा खपत कम करने के लिए तथा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए विकसित देशों के तकनीक के साथ विकासशील देशों द्वारा ऊर्जा खपत कम करने के लिए तथा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए विकसित देशों से तकनीक के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार की भी मांग की गई। विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले देश अमेरिका ने रोड मैप को स्वीकार किया, परंतु समझौते के प्रारूप को खारिज कर दिया। इस सम्मेलन में भारत ने किसी भी प्रकार का कमिटमेंट देने से मना किया तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अच्छी आदतों का विकास करने में शिक्षकों की भूमिका का उल्लेख। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को स्पष्ट करके और सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट करके भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए। नंबर 1, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की प्रमुख योजना है। यह वन विकास से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को भौतिक एवं क्षमता के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये वन विकास एजेंसियां संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। वन विकास संघ संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के वन मंडल स्तर पर संघ के रूप में परिकल्पित और स्थापित की गई है, जो लोगों की भागीदारी के साथ वन क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करती है। ये पहले के वनारोपण कार्यक्रम से भिन्न है, जिसमें वित्तीय अनुदान राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है।
पारिस्थितिकी विकास बल। पारिस्थितिकी विकास बल की स्थापना 1980 में एक ऐसी योजना के रूप में हुई जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसे भू क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के लिए लागू किया गया जो गंभीर क्षरण, दूर दराज स्थित होने तथा अन्य कई कारणों से कठिन समझ जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित इको टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जिसके मंत्रालय का संपूर्ण व्यय मंत्रालय करता है, जबकि पौधों, बाढ़ आदि एवं पेशेवर प्रबंधन दिशा निर्देशन राज्य वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ईडीएफ के योजना के अंतर्गत 4 अन्य ईडीएफ बटालियन हैं जो पिथौरागढ़, सांबा, जैसलमेर तथा देहरादून में स्थित हैं।